हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज क्लास 8 आईसीएसई बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 फूड प्रोडक्शन का फोर्थ वीडियो हम बना रहे हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। इसके पहले वाले 3 वीडियोस में मैं बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ और यूजेस ऑफ बैक्टीरिया इन फूड इंडस्ट्री हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि फंगाई क्या है और स्पेशली इंपॉर्टेंस ऑफ मशरूम्स एंड यीस्ट इन फूड इंडस्ट्री। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर में कवर किया कल्टीवेटेड क्रॉप्स के बारे में कि कल्टीवेटेड क्रॉप्स क्या होती हैं। इसमें हमने दोनों ही क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स को डिटेल में डिस्कस किया है एंड अदर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। साथ में हमने हॉर्टिकल्चर में जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स और फ्लावर्स आते हैं इसको भी डिस्कस किया है डिटेल में और ऑर्गेनिक फार्मिंग को किया है। आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। इसको सिर्फ हल्के से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अवेयरनेस लेवल में, ताकि 8th क्लास में आपको ये पता हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। साथ में हम एनिमल हस्बेंड्री भी डिस्कस करेंगे और उसमें हम वाइट रेवोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Green Revolution. The Green Revolution marked the period of significant increase in food production and economic growth. Green Revolution में क्या हुआ कि बहुत अच्छी तरीके से फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज देखा गया और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट के सामने उस टाइम पे ये थी कि फूड शॉर्टेज की थी। इतना सफिशिएंट अमाउंट में हम लोग फूड प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे कि पूरी पॉपुलेशन को सफिशिएंट फूड प्रोवाइड कर सकें, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि फेमाइन आता था और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती थी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। तो गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम किस तरीके से इस फील्ड में आत्मनिर्भर बने, यानी कि इंडिपेंडेंट बने और इतना फूड प्रोड्यूस कर सकें कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट भूखे ना मरे। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में करते करते बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई और उन्होंने ये डिसाइड किया, जो इस फील्ड से रिलेटेड थे, एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन की फील्ड से जो रिलेटेड थे, उन्होंने तरीके निकाले कि किस टेक्निक से हम लोग फूड प्रोड्यूस करें, क्रॉप प्रोडक्शन करें ताकि वेस्टेज कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो और हमारा जो फूड शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है वो सारा सॉर्ट आउट हो सके और सफिशिएंट अमाउंट में फूड प्रोड्यूस हो सके। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होने लगा, मतलब जो हमारी फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हुई। साथ में हमारी इकोनॉमी भी बूस्टअप हुई, इससे रेवेन्यू जनरेट हुआ, हमारा जो अदर कंट्रीज़ में फूड के लिए जो डिपेंडेंसी थी वो भी कम हो गई और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए अपना फूड प्रोड्यूस करने में। साथ में जो सरप्लस हमारा फूड प्रोड्यूस हुआ वो हमने दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमको काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ मिली, जिसकी वजह से फिर आगे चल के इंडिया में और डेवलपमेंट वर्क वगैरह हुए। ठीक है, तो आखिर ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको हम HYV सीड्स कहते हैं, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इसमें 3 चीज़ें याद रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो बेहतरीन क्वालिटी के, जिसको हम हाई यील्डिंग वैरायटी यानी कि HYV सीड्स कहते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ के सीड्स का इस्तेमाल हुआ। साथ में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी उसको भी इम्प्रूव किया गया, उसमें जो कमियां थी उसको सुधारा गया। फॉरेन कंट्रीज़ में देखा गया कि वहाँ पे किस तरह से एग्रीकल्चर होती है, उनकी प्रैक्टिसेस क्या है, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया ताकि वो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन मिला तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बूस्टअप हो गई। द की फीचर्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन आर एज फॉलोज। ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली क्या किया? सबसे पहले तो it helped to overcome low agriculture productivity and made the country self-sufficient in food production. It also improved the economic condition of farmers. सबसे अच्छी मदद तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुई? इतनी क्वांटिटी में हम अनाज प्रोड्यूस करने लगे, इतनी क्वांटिटी में फूड प्रोडक्शन होने लगा कि जो हमारी लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की जो प्रॉब्लम थी, जो फूड की जो कमी थी, जो शॉर्टेज थी, वो ख़त्म हो गई। जो कंट्री थी वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई फूड में, फूड प्रोडक्शन में, मतलब हमारी कंट्री को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा फूड सप्लाई के लिए। हम अपना फूड खुद ही प्रोड्यूस करने लगे सफिशिएंट क्वांटिटी में। इसके अलावा इट ऑल्सो इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। जाहिर सी बात है कि फार्मर्स की इससे इकोनॉमिक कंडीशंस भी सुधरी, यानी कि उनकी जो माली हालत थी, इनकम जो थी उनकी इम्प्रूव हुई और विन विन सिचुएशन थी गवर्नमेंट के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी और सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए भी कि अब जो फूड की शॉर्टेज की वजह से जो फेमाइन जो इंडिया फेस करता था उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया।
The most important development was high yielding and rust resistance varieties of wheat. जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट गेहूं के दाने में किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, रोटी होती है ना। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ही वो थी। तो वीट के जो सीड्स उस वक्त लिए गए वो हाई यील्डिंग वैरायटी लिए गए, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को इस्तेमाल किया गया, उसको खेतों में बोया गया, सो किया गया, ताकि अच्छी पैदावार हो, अच्छी क्वालिटी का गेहूं प्रोड्यूस हो। रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ थी ताकि वीट की फसल जब तैयार हो तो उसमें किसी भी प्रकार के कीड़े या पेस्टिसाइड्स वगैरह ना लगें। द मेथड्स इंक्लूड्स यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑफ वीट, high quality fertilizers, insecticides, pesticides, herbicides, assured irrigation and advanced machinery। हर चीज़ का ध्यान रखा गया ताकि किसी भी तरीके से फसल खराब ना हो। तो सबसे पहले क्या किया गया, ये एक्सपेरिमेंट वीट के दानों से किया गया। वीट के जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ किए गई, वीट के बहुत अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए सॉइल में, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव रहे और अच्छा बढ़िया अच्छा जो गेहूं है वो की फसल है वो तैयार हो। इसमें कोई कीड़े मकोड़े ना लगे, इसलिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया और हर्बिसाइड्स यूज़ किए ताकि किसी भी प्रकार के जो कीड़े होते हैं वो फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। एश्योर्ड इरीगेशन रही, अकेले हम रेनफॉल पर डिपेंड नहीं रहे पानी के लिए, वाटर की सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए अच्छा इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई ताकि जितनी क्वांटिटी में पानी चाहिए ताकि गेहूं की फसलों को वो मिला, ताकि फसल ख़राब ना हो। और एडवांस मशीनरी का इस्तेमाल किया गया सीड को बोने में, सो करने में और फसल को काटने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ, अच्छी वैरायटी ऑफ सीड्स का भी इस्तेमाल हुआ, जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो यही ग्रीन रिवॉल्यूशन है। तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज हुए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया फूड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। राइट, इसी को फर्दर कंटिन्यू किया है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन मैक्सिको टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड अटेन फूड सेल्फ सफिशिएंसी टू फीड इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हुआ था मैक्सिको में, और मैक्सिको ने इस ग्रीन रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करके फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया था ताकि वो फूड की केस में सेल्फ सफिशिएंट हो और उनकी ग्रोइंग बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट अमाउंट में वो फूड प्रोड्यूस करें और उनकी कंट्री को फूड शॉर्टेज का सामना ना करना पड़े। तो जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं वो नॉर्मन ई बोरलो है, इनका नाम नॉर्मन ई बोरलो इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ना। इन्होंने मैक्सिको में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी थी, लेकिन अपने इंडिया में किसी दूसरे व्यक्ति ने शुरुआत करी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत किसने करी थी, तो उन व्यक्ति का नाम है नॉर्मन ई बोरलो, और इन्होंने मैक्सिको में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। ही इज क्रेडिटेड विथ सेविंग ओवर 1 बिलियन पीपल फ्रॉम स्टारवेशन। काफ़ी बिलियन लोगों को इन्होंने भूख से मरने से बचाया था। इंडियन वैराइटीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट इंपोर्टेड हाई यील्डिंग वैराइटीज फ्रॉम मैक्सिको एंड क्रॉस ब्रेड देम विद इंडियन वैराइटीज ऑफ वीट। जब इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट ने इनका कंट्रीब्यूशन देखा तो इन्होंने क्या किया, फिर मैक्सिको से अच्छी वैरायटी के सीड्स मंगाए गेहूं के और उसको हमारे इंडियन वैरायटी ऑफ वीट्स के सीड्स के साथ क्रॉस ब्रेड किया ताकि एक अच्छी वैरायटी का सीड पैदा हो सके। दिस रिजल्टेड इन अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन वीट प्रोडक्शन इन इंडिया एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब अच्छी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स के साथ जब इंडियन ब्रीड के सीड्स का क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो इससे क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन हुआ और इस तरीके से इंडिया में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई। राइट, इन इंडिया द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन इन द अर्ली 1960s। तो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1960s में हुई थी और जिन व्यक्ति को इसका श्रेय जाता है वो हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। इनका नाम याद रखना, ये कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है, ये एग्जाम में भी ये नाम पूछा जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिया में किसने स्टार्ट किया था, तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने किया था। पूरा क्रेडिट इनको दिया जाता है क्योंकि इन्होंने ही इसको मैक्सिको के ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टडी करके इंडिया में इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें इंडिया में जो फूड की शॉर्टेज थी उसको ओवरकम किया गया और हम सफिशिएंट अमाउंट में फूड प्रोड्यूस करने लगे। इट लेड टू एन इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। स्पेशली एक्सपेरिमेंट कौन से शहरों में किए गए, कौन से स्टेट्स में किए गए, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसको इम्प्लीमेंट किया गया शुरुआत में।
However, due to the excessive use of chemical fertilizers and pesticides, there was negative effect on the soil and land. हालांकि जैसे आपने देखा था कि ग्रीन रेवोल्यूशंस में हमने अपनी फसल को कीटाणुओं से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल किया था। उससे क्या हुआ, तो उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि सॉइल में और लैंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो फिर उसको फिर ओवरकम करने के लिए आजकल हम लोग फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब मास प्रोडक्शन करना होता है फूड में, तो हमको एक इंश्योर करना पड़ता है कि फसल जो लगाई है वो बर्बाद नहीं हो, वो कीड़े मकोड़ों की वजह से या कीटाणु की वजह से वो बर्बाद नहीं हो। तो फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन किस तरीके से करें ताकि ये हमारे लिए, सॉइल के लिए या हमारे लिए कम से कम नुकसान पहुंचाए, इसका ध्यान एग्रीकल्चरिस्ट रखते हैं कि फसल को भी नुकसान ना हो और साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं हो। ठीक है, तो आप याद रखो कि वर्ल्ड में अगर पूछा जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन किसने किया था, तो नॉर्मन ई बोरलो आपको लिखना है। इंडिया में पूछा जाए इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था, तो आप बोलोगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने 1960s में, राइट। अब अभी तक हमने जो चीज़ कवर करी है उस पे बेस्ड एक क्विक चेक है, ये ट्रू एंड फॉल्स है। देखते हैं आपको कितना रिकॉल होता है। फर्स्ट इज डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ट्रू फॉल्स, तो अभी हमने पढ़ा है, ये ट्रू है। क्रॉप्स सच एज टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्चर्ड्स। टी, कॉफ़ी, रबर के ऑर्चर्ड्स के एग्जाम्पल है। तो ऑर्चर्ड तो फलों का बाग होता है ना, लेकिन जबकि टी, कॉफ़ी, रबर क्या होता है, प्लांटेशन। तो दिस इज रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट, खरीफ क्रॉप्स आर शोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो यस, आपको पता है कि जो राइस है वो खरीफ क्रॉप है और रेनी सीजन में उगाया जाता है। कैश क्रॉप्स आर प्राइमरली ग्रोन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जो कैश क्रॉप्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है, ये कैश जनरेट करने के लिए इनको उगाया जाता है। तो ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होते, कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं। जैसे कि आपको शुगर केन, टी, कॉफ़ी आ गया, तो ये भी फॉल्स हुआ। ठीक है, तो ये तो हमारा क्विक चेक हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि फूड फ्रॉम एनिमल्स। जो हम लोग होते हैं वो फूड प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स और एनिमल्स में डिपेंड करते हैं ना। जो वेजिटेरियन होते हैं वो तो सारा फूड प्लांट से लेते हैं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो एनिमल्स से भी लेते हैं। लेकिन वेजिटेबल जो वेजिटेरियंस होते हैं वो भी एनिमल पर डिपेंड करते हैं फॉर मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, राइट। और इसके अलावा एनिमल से और क्या मिलता है, एग्स वगैरह मिलते हैं और मीट मिलता है, राइट। तो अब एनिमल का क्या रोल है फूड में, वो हम लोग अब देखने वाले हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट इन्वॉल्व्स द केयरिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्शन, फाइबर प्रोडक्शन, लेबर कंपेनियनशिप एंड रिक्रिएशन। जो कितनी अच्छी डेफिनेशन दी गई है एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें हम जो पशु पालते हैं, जो डोमेस्टिक हम एनिमल्स पालते हैं, उनकी केयर, उनकी ब्रीडिंग, ताकि अच्छी वैरायटी के जानवर पैदा हो, अच्छी वैरायटी की ब्रीड पैदा हो। मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, किस तरीके से डोमेस्टिक एनिमल्स को मैनेज करना है ताकि वो हेल्दी एनवायरनमेंट में पले बड़े हों फॉर वेरियस पर्पस। फिर इन जानवरों को हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल का इस्तेमाल करते हैं या तो फूड प्रोडक्शन में, यानी कि इनसे मिल्क, एग या मीट प्रोक्योर करते हैं, या कभी इनसे फाइबर प्रोडक्शन भी होता है। जैसे आपको पता है गोट और शीप के जो हेयर होते हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं वुलन्स वगैरह बनाने में, शॉल वगैरह बनाने में। लेबर भी बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, जो ड्रॉट एनिमल्स होते हैं, जैसे घोड़ा हुआ या गधा हुआ है ना, या म्यूल्स वगैरह हुए, उससे हम अपना सामान भी यहाँ से वहाँ उठाने के लिए, मतलब लेबर, मतलब हैवी वर्क करवाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कंपेनियनशिप, जैसे डॉग्स वगैरह आप पालते हो एज अ पैट फॉर कंपेनियनशिप, है ना, एंड रिक्रिएशन के लिए भी हम डोमेस्टिकेट करते हैं, एनिमल्स को घरों में रखते हैं, राइट। तो एनिमल हस्बेंड्री में हर चीज़ कवर हो गई कि किस तरीके से आप जानवरों को केयर कर रहे हो, उनको ब्रीड करा रहे हो, उनको मैनेज कर रहे हो ताकि उनसे फूड आप प्रोड्यूस करवा सको, या फाइबर प्रोडक्शन में हेल्प ले सको, या लेबर या कंपेनियनशिप या रिक्रिएशन में। इट एनकम्पासेस प्रैक्टिसेस सच एज फीडिंग, हाउसिंग, ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड ओवरऑल वेलफेयर मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। इसमें आपको जानवर से रिलेटेड हर चीज़ करनी पड़ेगी, उनके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी हेल्थ के लिए जो बेनिफिशियल होता है उस प्रकार का न्यूट्रिशियस फूड जानवरों को दिया जाता है, उनके रहने का इंतजाम किया जाता है, शेल्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं,
है ना, ये कूप वगैरह बनाए जाते हैं जहाँ पे इन जानवरों को रखा जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि अच्छी नस्ल का एनिमल पैदा हो। हेल्थ केयर, अगर उनको कोई बीमारी है या कोई इन्फेक्शन है तो वो जल्द से जल्द इम्प्रूव मतलब हटे और वो अच्छे से एक हेल्दी लाइफ जिए, उसको देखा जाता। और एनिमल्स के पूरे कुल मिला के पूरे वेलफेयर को मैनेजमेंट किया जाता है ताकि जो एनिमल्स हैं वो अच्छे से रहें। एनिमल्स दैट आर डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस बीइंग्स आर फॉर सच पर्पस आर कॉल्ड लाइफ स्टॉक। तो जब इन चीज़ों के लिए हम जिन एनिमल्स को पालते हैं वो एनिमल्स फिर हम लाइफ स्टॉक कहलाते हैं, राइट, लाइफ स्टॉक कहते हैं। तो जो एनिमल्स ह्यूमंस पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं या कि फूड प्रोडक्शन के लिए, फाइबर प्रोडक्शन के लिए, लेबर, कंपेनियनशिप या रिक्रिएशन के लिए, तो वो सब के सब लाइफ स्टॉक के अंदर आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज लाइफ स्टॉक कैन बी पुट इनटू वेरियस वेयरिंग फार्मिंग कैटेगरीज। किस प्रकार से आप इन जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हो उस हिसाब से लाइफ स्टॉक की जो कैटेगरी होती है वो अलग अलग हो जाती है, राइट। जैसे कि कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग में आप क्या करते हो, कैटल फार्मिंग इट इंक्लूड्स रेयरिंग ऑफ एनिमल्स सच एज काउ, गोट, शीप, हॉर्सेस एक्सेट्रा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और मीट एंड फॉर लेबर वर्क। कैटल फार्मिंग में वो सारे जानवर आते हैं जिनको आप पालते हो दूध के लिए, मीट के लिए या उनसे लेबर वर्क करवाने के लिए, यानी खेत को जुतवाने के लिए, या कोलू का बैल होता है जो सीड्स में से ऑयल निकालता है, या गधा या घोड़ा वगैरह या खच्चर वगैरह होते हैं जिससे आप सामान यहाँ से वहाँ कैरी करवाते हो, ठीक है। तो ये सारे कैटल फार्मिंग में आते हैं। तो एग्जाम्पल पूछा जाए तो काऊ, गोट, शीप, हॉर्सेस में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है एनिमल हस्बेंड की वो है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में आप जो बर्ड्स होती हैं उनको पालते हो, स्पेशली हैन, डक और गीस को, ताकि उनसे मीट और एग्स मिल सकें, राइट। फिर थर्ड कैटेगरी है फिश फार्मिंग की, जिसको पिसीकल्चर कहा जाता है। पिसीकल्चर में क्या होता है, आप फिशों का पालन करते हो, मछली पालन जो कहलाता है, ठीक है ना। फिश को बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं, उसमें फिश पाली जाती हैं और फिर फिश तो लोग खाते भी हैं और डेकोरेशन के लिए एक्वेरियम में भी रखते हैं। बी कीपिंग, जिसको एपीकल्चर कहते हैं, इसमें मधुमक्खियों को पालते हैं ताकि वो हनी और बी वैक्स उनसे मिल सके, राइट। सेरीकल्चर में क्या होता है, सेरीकल्चर में हम लोग सिल्क के जो कीड़े होते हैं उसको पालते हैं ताकि सिल्क का प्रोडक्शन हो, फिर सिल्क से बहुत सारा आपका साड़ी या फैब्रिक वगैरह बनता है जिसका अलग अलग इस्तेमाल होता है, राइट। तो एनिमल हस्बैंड की आपकी 5 कैटेगरी हैं, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, बी कीपिंग और सेरीकल्चर। अब इन कैटेगरीज को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में हमने जैसे बोला कि कैटल फार्मिंग का 2 मेन पर्पस है। एक तो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क चाहिए क्योंकि गाय है, भैंस है, इसको हम पालते हैं या बकरी पालते हैं या लोबा ऊँट भी पालते हैं, तो उससे मिल्क लेते हैं और फिर मिल्क प्रोडक्शन से मिल्क अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी रखते हैं और हम जो एक्स्ट्रा मिल्क होता है वो बाजार में बेच के पैसा भी कमाते हैं। तो कैटल फार्मिंग के 2 पर्पस होते हैं, एक तो मिल्क प्रोडक्शन का या फिर फिजिकल लेबर कराने का, मतलब उनसे जैसे खेत को जुतवाना है तो वो मदद कर देते हैं, या कोई चीज़ को कैरी करवाना है एक जगह से दूसरी जगह तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स लाइक काउज, बेफलोज एंड गोट्स इज डन फॉर मिल्क। तो इनमें से जो आपकी गाय, भैंस और बकरी होती है उससे तो बेसिकली उससे आप दूध प्रोड्यूस करवाते हो। उनका दूध जितना है क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में मिल्क प्रोडक्शन होता है तो जितना पर्सनल कंजम्पशन के लिए होता है उतना लेके बाकी सारा सेल करके उससे पैसे कमाए जाते हैं। और जो एनिमल्स हैं जैसे बुलक्स यानी कि बैल वगैरह हुआ, कैमल्स हुए, या एलिफेंट, हॉर्सेस, डोंकीज एंड म्यूल्स जो हुए, उनसे हम फिजिकल वर्क करवाते हैं। जैसे बड़े बड़े जब जंगलों में लकड़ियाँ कटती हैं तो वो लकड़ियों को यहाँ से वहाँ उठाने के लिए एलिफेंट्स का इस्तेमाल होता है ना। जैसे आप पहाड़ी इलाका है वहाँ पर अगर सामान यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक ढोना है, पहाड़ पर चढ़ाना है, तो वहाँ पर डोंकीज, म्यूल्स का इस्तेमाल होता है। या सवारियों को यहाँ से वहाँ ले जाना है तो हॉर्सेस, म्यूल्स, डोंकीज का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग जानवरों का इस्तेमाल करते हैं फिजिकल वर्क के लिए। सम कैटल सच एज पिग, शीप एंड गोट आर ऑल्सो रेयर्ड फॉर द मीट। और कुछ जो कैटल्स होते हैं जैसे कि पिग हुआ, शीप हुआ या गोट हुआ, उसको हम उनके मीट के लिए पालते हैं, राइट। नाउ मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, जिसको हम मिल्क एनिमल्स कहते हैं। Milk animals are also known as dairy animals, are the livestock species that are specially raised for milk production. Milk animals वो animals होते हैं, dairy animals होते हैं या livestock होते हैं जिसको हम पालते हैं दूध के लिए। तो आप जानते हो उसका तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है काउ, बफेलो, गोट्स एंड शीप। तो जिससे भी जिनका भी आप दूध इस्तेमाल करते हो अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए या बाहर बेचने के लिए, वो मिल्क यील्डिंग या मिल्क एनिमल्स कहलाते हैं। इसमें गाय, भैंस, बकरी और भेड़, शीप चारों इंक्लूड हो जाती हैं, राइट। These animals are selectively breed
These animals are selectively bred to augment their milk production capacity and often required specialized care and management to ensure optimal milk yield and quality rich in essential nutrients such as protein, calcium, vitamins and fats. तो ये जो एनिमल्स होते हैं, जो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, इसको हम मिल्क एनिमल्स कहते हैं, इनको सिलेक्टिवली ब्रेड किया जाता है, मतलब अच्छी जो ब्रीड होती है उनको आपस में मेट करवाया जाता है ताकि अच्छी ब्रीड का काफ पैदा हो और फिर वो आगे चल के अच्छी क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है ना। और इसमें अधिकतर क्या करना पड़ता है, जो इसमें जो एनिमल्स लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उनको मैनेजमेंट उनका प्रॉपर रखना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस हो, जिसमें सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो, मतलब जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स और फैट्स, इसकी भरपूर मात्रा में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, तो ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। देयर आर सेवरल मिल्क ईल्डिंग ब्रीड्स ऑफ काउज एंड बफेलोज इन इंडिया। इंडिया में बहुत प्रकार की मिल्क ईल्डिंग ब्रीड्स हैं काउ बफेलोज की, है ना। तो जो गाय की जो ब्रीड है वो 3 कैटेगरी की है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ब्रीड्स ऑफ काउस, इंडिजिनस ब्रीड्स, एक्जॉटिक ब्रीड्स एंड क्रॉस ब्रीड्स, ठीक है। तो इंडिजिनस ब्रीड्स क्या होती है, जो हमारी देसी गाय होती है ना, वो इंडिजिनस ब्रीड्स कहलाती है, मतलब दीज आर लोकल कैटल ब्रीड्स ऑल्सो नोन एज देसी ब्रीड्स, ठीक है। देसी गाय आप नाम सुनते हो, देसी गाय इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं, ये जो अपने इंडिया में लोकली पाई जाती हैं, विच हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम इन स्पेसिफिक रीजन्स और कंट्रीज अडेप्टिंग फॉर लोकल एनवायरनमेंट। तो किसी भी कंट्री की जो वहाँ की लोकल जो गाय होती है, लोकल प्रजाति की जो गायें होती है, वो इंडिजिनस ब्रीड कहलाती हैं, जिन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनवायरमेंटल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। तो हमारे इंडिया में जो देसी गाय है वो कौन कौन सी होती है, तो गिर होती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रखना, पूछा जाएगा कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ काउज इन इंडिया, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है, गिर है, साहिवाल, रेड सिंधी, ठीक है ना। ये साहिवाल इस तरीके से लगती है, इसमें फिगर में दिखाया है। एक्जॉटिक ब्रीड्स क्या होती हैं, दीज रेफर्स टू नॉन नेटिव ब्रीड्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द कंट्री फॉर देयर सुपीरियर मिल्क प्रोडक्शन एंड अडेप्टेबिलिटी। जो एक्जॉटिक ब्रीड होती है वो हमारी यहाँ की लोकल ब्रीड नहीं होती है, ये विदेशी गाय होती हैं और इनको लाया जाता है ताकि, क्योंकि इनकी या तो मिल्क की क्वालिटी बहुत सुपीरियर होती है जिसकी वजह से इसको लाया जाता है, और ये जल्दी से दूसरे देशों में जाके अडेप्ट हो जाती हैं, इसलिए एक्जॉटिक ब्रीड कहलाती हैं विदेशी गाय। तो इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है एक्जॉटिक ब्रीड का, होल्स्टीन, फ्रीजियन, फिर जर्सी गाय और ब्राउन स्विस, है ना। ये जो दिख रही है आपको, ये ब्लैक एंड वाइट वाली, ये आपकी होल्स्टीन फ्रीजियन गाय है, राइट। फिर नेक्स्ट होती है क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड तब डेवलप होती है जब एक देसी गाय का और विदेशी गाय से एक काफ पैदा होता है। तो दीज ब्रीड्स आर रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ इंडिजिनस कैटल विद एक्सोटिक ब्रीड्स टू इंप्रूव मिल्क प्रोडक्टिविटी एंड अदर डिजायरेबल ट्रेड। तो मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और भी डिजायरेबल ट्रेड्स को लाने के लिए हम क्या करते हैं, देसी गाय और विदेशी गाय के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे जब अब जो बछड़ा पैदा होगा और वो आगे बढ़ के जब गाय बनेगा तो उसकी मिल्क प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाएगी और अच्छा डिजायरेबल ट्रेड्स भी आ जाएंगे जो हमको चाहिए था। तो फ्रिजवॉल एक क्रॉस ब्रीड है जिसको बनाया गया है क्या, जब एक नेटिव गाय साहिवाल को मेट कराया गया एक्सोटिक कैटल हॉल्स्टीन फ्रीजन से। तो साहिवाल और हॉल्स्टीन फ्रीजन की क्रॉस ब्रीडिंग से जो गाय बनी उसको कहते हैं फ्रिजवॉल। ये फ्रिजवॉल जो गाय होती है इसमें मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा है और बाकी भी डिजायरेबल ट्रेड्स में पाए जाते हैं, राइट। तो ये ब्रीड्स ऑफ काउज हैं। नाउ ब्रीड्स ऑफ बफेलोज, जिस तरीके से गाय में आपकी होती है आपकी इंडिजिनस ब्रीड्स, एक्सोटिक ब्रीड और क्रॉस ब्रीड, उसी तरीके से बफेलो में भी होती है। मुर्रा इज अ हाई यील्डिंग बफेलो ब्रीड नोन फॉर इट्स लार्ज साइज, ब्लैक कोट एंड मिल्क ऑफ हाई फैट कंटेंट। जो मुर्रा नाम जो भैंस होती है, जो मुर्रा ब्रीड की जो भैंस होती है वो बहुत बड़े साइज़ की होती है, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, एकदम काली होती है ये भैंस, ब्लैक कोट होता है और मिल्क इसमें जो इसका दूध जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट होता है। इट इज़ प्राइमरली फाउंड इन हरियाणा एंड पंजाब स्टेट्स। तो अधिकतर हरियाणा और पंजाब में जो भैंसें पाई जाती है वो मुर्रा ब्रीड की होती हैं, एकदम काली होती हैं, बड़ी ऊंची ऊंची सी होती हैं, इनका साइज़ बड़ा ह्यूज होता है और अच्छा हाई फैट कंटेंट का मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट जो ब्रीड है वो मेहसाना ब्रीड है और मिल्क यील्डिंग बफेलोज ओरिजिनेट फ्रॉम मेहसाना डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में ये मेहसाना ब्रीड की बफेलो पाई जाती है।
इसके भी जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये आराम से, जैसे गुजरात का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई है, तो हॉट और ड्राई क्लाइमेट के लिए महसाना ब्रीड एकदम सूटेबल है और अपने रोबोस्टनेस के लिए मानी जाती है। काफ़ी रोबोस्ट है, फिजिकली काफ़ी हैवी ये बफेलो वैरायटी होती है। इट हैज़ एन एवरेज कैपेसिटी ऑफ यील्डिंग अबाउट 1200 to 2500 लीटर्स ऑफ मिल्क, करीब इतना मिल्क प्रोड्यूस करती है ये, तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा हाई मिल्क प्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो ब्रीड है बफेलो की वो है सुरती। ये भी नेटिव ब्रीड है, वडोदरा या कायरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ही पाई जाती है। गुजरात के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वडोदरा और कायरा, वहाँ पे सुरती नाम की भैंस पाई जाती है, बफेलो पाई जाती है। इसका जो मिल्क होता है वो रिच मिल्क होता है, इसमें फैट कंटेंट भी अच्छा होता है, करीब 8 to 10% है और ये डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है। अगर एवरेज में देखा जाए तो एक सूरती बफेलो से करीब 1600 से लेकर 1800 लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस होता है, राइट। तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है कि बफेलो की 3 ब्रीड्स को डिस्कस किया गया है, मुर्रा, महसाना और सूरती। महसाना जो ब्रीड है वो गुजरात के महसाना में पाई जाती है, जो सूरती है वो गुजरात के वडोदरा और कायरा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जबकि जो मुर्रा है वो पंजाब हरियाणा में पाई जाती है स्पेशली, राइट। नाउ इन्फोबिट, अब वैसे तो वाइट रिवॉल्यूशन पढ़ाना है, लेकिन पहले से थोड़ा सा हम इन्फो बिट्स देख लेते हैं। आपको पता है अमूल है ना, अमूल का बटर यूज़ करते हो, चीज़ यूज़ करते हो, तो एक्चुअली अब मैं अमूल का फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, पूछ लेते हैं तो उसको याद रखना। अ रेनाउंड कोऑपरेटिव डेयरी ऑर्गेनाइजेशन इन गुजरात इज वन ऑफ द की प्लेयर्स इन वाइट रिवॉल्यूशन। जो जिस हिसाब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, वैसे ही वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था। वाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट में जो रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि दूध और दूध से बनने वाले उत्पादों में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसको वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। और वाइट रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है अमूल का। अमूल का नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये कोऑपरेटिव डेयरी ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सारे लोगों मिलकर एक कोऑपरेटिव बनी है और जिससे ये चलता है। और अमूल कहाँ पर है, गुजरात में है। थ्रू इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मिल्क कलेक्शन सेंटर्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अमूल रिवॉल्यूशनाइज द डेयरी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अमूल का जो मिल्क कलेक्शन सेंटर्स है वहाँ पे सारे जो वहाँ पे कि गुजरात के आसपास के जितने भी गाँव हैं ना, वो अब उनके यहाँ जो गाय भैंसें वगैरह रहती है उनका दूध ला के अमूल के कलेक्शन सेंटर्स में डिपॉजिट कर देते हैं। फिर अमूल के बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे हुए हैं जिससे इस मिल्क को प्रोसेस किया जाता है। इससे बटर, चीज़, कर्ड और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और फिर इसको अच्छे से मार्केटिंग की जाती है और पूरे इंडिया भर में और अब तो अब्रॉड भी इसकी सप्लाई होती है। तो डेयरी इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन में अमूल जो ब्रांड है उसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। अब हम देखते हैं वाइट रिवॉल्यूशन क्या, इसी को कह रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स जो रिलेटेड रिवॉल्यूशन है उसको वाइट कहते हैं, क्योंकि सारे डेयरी प्रोडक्ट्स वाइट कलर के होते हैं ना, तो इसलिए वाइट रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों बोला था, क्योंकि वो क्रॉप से रिलेटेड था, क्योंकि क्रॉप ग्रीन कलर की होती है ना, तो उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम दिया। और मिल्क वाइट कलर का होता है इसलिए वाइट रिवॉल्यूशन। द वाइट रिवॉल्यूशन ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, वाइट रिवॉल्यूशन को ही हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, वॉज अ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया इन द 1970s। आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में हुआ था, जबकि वाइट रिवॉल्यूशन 1970s में हुआ था और ये डेयरी के फील्ड में, यानी कि दूध और दूध से बने उत्पादों के फील्ड में ये रिवॉल्यूशन था। इसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था वाइट रिवॉल्यूशन, वॉज टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन एंड इंप्रूव डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कंट्री। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि दूध का उत्पादन पूरे देश भर में बढ़ाना है और साथ साथ में जो डेयरी की फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, मतलब किस तरीके से अपने कैटल्स को हमको डोमेस्टिकेट करना है, उनकी केयर करना है, उनको न्यूट्रिटिव फूड देना है, उस सबको चीज़ों का ध्यान रखा गया था पूरी कंट्री में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस हो सके और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सके। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बहुत हाई है, तो सब लोगों को ये रिक्वायरमेंट क्या हो रहा था कि जब तक वाइट रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तो गाँव में तो दूध और दही की नदियाँ बहती थी, क्योंकि अधिकतर गाँव में ही लोग कैटल पालते हैं ये मिल्क वगैरह निकालने के लिए। लेकिन शहरों में अधिकतर लोग नहीं पालते, क्योंकि अधिकतर लोग शहरों में क्या करते हैं, जॉब करते हैं या फैक्ट्रीज वगैरह में डालते हैं, तो वो कैटल रेयरिंग वगैरह नहीं करते थे, तो शहरों में दूध की कमी होती थी, जबकि गाँव में दूध ओवर सप्लाई होकर ख़राब होता था। तो किस तरीके से इसको चैनलाइज किया जाए कि समय से तुम्हारा जो गाँव में इतना जो सरप्लस दूध है वो शहरों तक पहुँच सके और फिर शहरों के लोग भी इसको कंज्यूम कर सके, इस चीज़ पे मेन ध्यान था वाइट रिवॉल्यूशन पे। तो जब वाइट रिवॉल्यूशन, तो उसमें हर चीज़ आ गई कि पहले तो कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए जहाँ पे पूरे गांव के आसपास के लोग बाग आके अपना जो उनका जो जितना भी दूध उनके घर में प्रोड्यूस होता था, पता है किसी के 4 भैंस हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 50 हैं, तो जो भी जितना भी उनके पास दूध होता था वो लाके ये
कलेक्शन सेंटर में डिपॉजिट कर देते थे और बदले में जो रेट होता था उस वक्त दूध का, वो उस हिसाब से उनको पैसा दे दिया जाता था। उसके बाद जो आगे के स्टेप होते थे दूध को प्रोसेस करने के लिए, उसके लिए इन कंपनीज ने बहुत बड़े बड़े प्लांट लगा रखे थे ताकि दूध थोड़े लंबे समय तक चल सके। वरना आपको पता है कि मिल्क एक पेरिशेबल आइटम है ना। आपने अगर 3-4 घंटे तक उसको अगर ऐसे ही रखोगे तो वो ख़राब हो जाता है ना। अगर बॉयल नहीं करते तो आपको पता है दूध फट जाता है या जम जाता है, तो वो ख़राब ना हो या ज़्यादा लंबे समय तक चल सके तो इसलिए उसको प्रोसेस किया जाता है। और अब तो आप देखते हो कि अमूल की जो फैक्ट्रीज़ है वो गुजरात में है, लेकिन सप्लाई तो ऑल ओवर इंडिया है ना। तो कुछ तो उसको प्रोसेस किया गया है ताकि वो पूरी इंडिया में पहुंचता है और वो ख़राब भी नहीं होता है। तो इस तरह की कोऑपरेटिव बनाई गई ताकि आपको मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, राइट। इट इंट्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज एंड एस्टेब्लिश्ड अ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू फैसिलिटेट मिल्क प्रोक्योरमेंट। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन में एक बोर्ड बनाया गया NDDB बोर्ड, जिसका नाम था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ताकि मिल्क को प्रोक्योर करने में कोई दिक्कत नहीं आए, राइट। मतलब सबसे मिल्क इकट्ठा करके इनके कलेक्शन सेंटर्स तक पहुंच जाए, राइट। टू फैसिलिटेट मिल्क प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केट, किस तरीके से दूध को इकट्ठा किया जाए, प्रोसेस किया जाए, उसकी मार्केटिंग की जाए ताकि देश के कोने कोने तक मिल्क पहुंचाया जा सके। द प्रोग्राम पुट स्ट्रेस ऑन अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स सच एज इम्प्रूव्ड कैटल न्यूट्रिशन एंड वेटरिनरी हेल्थ केयर सर्विसेज टू इम्प्रूव मिल्क यील्ड एंड क्वालिटी। Dr. Verghese Kurian, the founder of NDDB, is also called the father of white revolution, right? तो आपको याद रखना है जिस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं, उसी तरीके से इंडिया में वाइट रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, और ये NDDB बोर्ड के फाउंडर भी थे। और इन्होंने इस बात पर जोर दिया था किस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो कैटल है उसका न्यूट्रिशन अच्छी हाई क्वालिटी का उनको न्यूट्रिशन दिया जाए, ताकि अगर अच्छा न्यूट्रिशन आप अपने कैटल को देंगे तभी तो ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा न्यूट्रिशियस मिल्क वो प्रोड्यूस करेगी। वेटरनरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी गई ताकि इन जानवरों को अगर कोई भी डिजीज़ होती है तो किस तरीके से वो डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो सके और कैटल्स को डिजीज़ फ्री रखा जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस हो सके और अच्छी क्वालिटी में मिल्क प्रोड्यूस हो, राइट। तो आपको ये नाम रखना है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो NDDB के फाउंडर है और इन्हीं को वाइट रिवॉल्यूशन का फादर बोला जाता है इंडिया में। द वाइट रिवॉल्यूशन नॉट ओनली मेड द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बट ऑल्सो जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट एट अ लार्ज स्केल इन रूरल सेक्टर। वाइट रिवॉल्यूशन से सबसे पहले तो जो पूरे देश भर सेल्फ सफिशिएंट हो गया मिल्क प्रोडक्शन में, मतलब हम अपने ही, क्योंकि इंडिया को तो वैसे भी दूध दही का देश कहा जाता है कि इतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है कि वो कमी तो वैसे ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि गाँव में ज़रूरत से ज़्यादा था और शहरों तक वो पहुँच नहीं पा रहा था, शहरों तक पहुँचने के पहले ही दूध खराब हो जाता था, तो वो टेक्नोलॉजी का गैप था। तो जब वाइट रिवॉल्यूशन हुआ तो उस गैप को भी फिल कर लिया गया और फिर क्या हुआ कि मिल्क प्रोडक्शन इस तरीके से हुआ कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया। गाँव में और शहरों में बराबर से आपको दूध की सप्लाई होने लगी और इस तरीके से रूरल सेक्टर में भी एक लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। वहाँ के लोगों को काम मिल गया कि भैया तुम लोग गाय भैंस पालो, उनका ध्यान रखो और उनके जो भी दूध है वह जाके आप अपना कलेक्शन सेंटर में करो, तो उनके लिए भी एक रोजगार हो गया और जो ये कोऑपरेटिव्स थे इनको भी मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प मिल गई। इट क्रिएटेड ए नेशनल ग्रिड लिंकिंग रूरल प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क विद इट्स अर्बन कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर्स थे जो मिल्क के वो गांव में थे, जबकि इनके कंज्यूमर्स जो बैठे थे वो कहाँ थे, अर्बन सिटीज़। तो गांव से किस तरह से शहर तक दूध पहुंचाया जाए वो इस कोऑपरेटिव का काम था थ्रू आउट इंडिया। इसको इसलिए ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन फ्लड, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, दूध का उत्पादन बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, डेयरी फार्मर्स की इनकम बढ़ाना ताकि वो मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी फार्मिंग करें। नेक्स्ट, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क एट अ फेयर प्राइस टू द कंज्यूमर, और दूसरी इस बात का ध्यान रखना कि सही दामों में लोगों तक मिल्क पहुँचे, राइट। तो इस चीज़ का मेन उद्देश्य था आपका वाइट रिवॉल्यूशन का, राइट। तो अभी हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन वाइट रिवॉल्यूशन दोनों देख लिया है। अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स होते हैं, राइट। कैटल फार्मिंग में अभी आपके दो होते हैं, मिल्क और मीट और लेबर वर्क का, है ना। तो अभी हमने मिल्क का देख लिया, मिल्क एनिमल्स देख लिया, अब हम मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स को डिस्कस कर रहे हैं। मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स आर प्राइमरली रेज्ड एंड यूटिलाइज्ड टू सप्लाई मीट एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जिनको हम पालते हैं ताकि उनसे हम मीट ले सकें, जैसे कि आपको पिग हुआ, गोट हुआ या आपकी शीप हुई, है ना। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स। तो मेनली एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया, पिग्स जिसको स्वाइन भी बोलते हैं, शीप, गोट, इसका मीट लोग खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो इनका मीट खाना पसंद करते हैं। पिग फार्मिंग और पिगरी
इज ऑल्सो नोन एज पोक प्रोडक्शन। आपको पता है कि जो सुअर का जो मीट होता है उसको पोक कहते हैं। तो पिग फार्मिंग को पिगरी कहते हैं और इसका जो मीट प्रोड्यूस होता है उसको पोक प्रोड्यूशन कहते हैं, पोक प्रोडक्शन कहते हैं या पिग रियरिंग कहते हैं। इसमें सुअरों को पाला जाता है। पोक इज डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन द बॉडी पार्ट दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड। अब पिग का कौन से हिस्से को खा रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे अगर पिग का बैक और साइड का अगर फ्लैश खा रहे हो तो उसको बोलते हैं बैकन, राइट। और अगर उसकी थाई खा रहे हैं, बैक ऑफ थाई खा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हैम। और मिंस्ड पोर्क खा रहे हैं यानी कि पिसा हुआ खा रहे हैं तो उसको सॉसेजेस कहते हैं। तो पिग के कौन से हिस्से का मीट का इस्तेमाल आप कर रहे हो उस हिसाब से अलग अलग नाम है, बैकन, हैम और सॉसेज। पिग मीट को काफ़ी अच्छा सोर्स माना गया है प्रोटीन, विटामिन जैसे कि थायमीन, नाइसिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, मिनरल्स इंक्लूडिंग आयरन एंड जिंक, राइट। तो इसके लिए लोग पिग का मीट खाना पसंद करते हैं, राइट। द फैट ऑफ पिग लार्ड इज यूज एज कुकिंग मीडियम। और जो फैट होता है पिग का जिसको हम लार्ड कहते हैं उसको कुकिंग मीडियम की तरह इस्तेमाल करते हैं और इससे साबुन बनाए जाते हैं, कैंडल बनाए जाते हैं, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस वगैरह बनाई जाती है। घोरी एंड देसी या द इंडिजिनस ब्रीड, जो इंडिया में पाए जाने वाली जो पिग की वैरायटी है, जो सुअर इंडिया में पाया जाता है वो घोरी और देसी ब्रीड का उसका नाम है। जबकि बर्कशायर और लार्ज वाइट यॉर्कशायर आर द एक्जॉटिक ब्रीड। और बाकी जो विदेशी ब्रीड है वो बर्कशायर और यॉर्कशायर है। और जो इंडिया में जो पिग्स पाए जाते हैं वो है घोरी और देसी पिग, राइट। तो देखो इस तरीके से इसमें दिखाया कि इस तरीके से सुअरों को पाला जाता है मीट के लिए। Now, goats are generally hardy animals that can thrive in different environments, including arid and mountainous region. जो गोट होती है ना वो बहुत ही हार्ड एनिमल होती है, मतलब वो किसी भी प्रकार के क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो भले ही तुम्हारा एरिड यानी कि डेजर्ट जैसे एरिया हो वहाँ पे भी बकरियाँ पाई जाती हैं, अगर माउंटेन हिली एरिया है तो वहाँ पे भी बकरियाँ पाई जाती हैं। तो वो रफ एंड टफ जीवन व्यतीत कर लेती हैं बकरियाँ। गोट मीट ऑल्सो नोन एज शेवॉन और मटन। चेवॉन और मटन इज कंज्यूम्ड बाय डाइवर्स कल्चर। बहुत सारे लोग बकरी का मीट खाते हैं जिसको चेवॉन या मटन कहते हैं, ठीक है। एंड इज कंसिडर्ड अ लीन एंड न्यूट्रिशियस प्रोटीन सोर्स। और इसको लीन और न्यूट्रिशियस प्रोटीन सोर्स माना जाता है। जो लोगों को प्रोटीन चाहिए होता है तो वो प्रेफर करते हैं बकरी का मीट खाने के लिए। कुछ वैरायटी जो गोट की है वो है कश्मीरी, पश्मीना, गड्डी और मारवाड़ी। तो ये ब्रीड का नाम याद रखना बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। तो जो काऊ की ब्रीड्स बताई गई हैं, जो आपको बफलो की और जो पिग और गोट की ब्रीड बताई गई हैं, इन सब ब्रीड्स के नाम याद रखना। 2 एग्जाम्पल्स या 3 एग्जाम्पल्स वो पूछ सकते हैं इसका, राइट। इसलिए ये ब्रीड्स के नाम दिए हैं। तो ये 4 ब्रीड्स पाई जाती हैं बकरी की इंडिया में। नाउ शीप क्या है? शीप आर अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मीट, वूल एंड स्किन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है शीप एक बहुत अच्छा सोर्स है। सबसे पहले तो मीट, जैसे बकरी का मीट खाते हैं तो शीप का भी खाते हैं। दूसरा शीप से वूल भी बनता है जो कि वूलन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और इसके स्किन का भी इस्तेमाल होता है अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। तो पूरी दुनिया भर में शीप भी बहुत सारे लोग पालते हैं। एज लाइफ स्टॉक शीप आर प्राइमरी रेस फॉर मीट प्रोडक्शन नोन एज मटन और लैम। और लाइफ स्टॉक के रूप में अधिकतर जो शीप लोग पालते हैं वो उसके मीट के लिए पालते हैं और इसके मीट को मटन या लैम कहते हैं, विच इज़ अ वैल्यूएबल प्रोटीन रिच फूड सोर्स। और इसको भी बहुत अच्छा प्रोटीन रिच फूड सोर्स माना गया है। जो शीप का जो मीट होता है उसमें प्रोटीन, विटामिन जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, मिनरल्स जैसे कि आयरन और जिंक और हेल्दी फैट्स पाया जाता है। इससे बहुत से लोग शीप का मीट खाना प्रेफर करते हैं। फॉर गेटिंग मीट दे आर फेड मोर ऑन ग्रेन्स। अगर आपने शीप अगर पाली है उसके मीट के लिए तो उसको ज़्यादा अनाज, ग्रेन्स खिलाया जाता है, ज़्यादा अनाज खिलाया जाता है। या जो तुम्हारे जो चनों के जो छिलके होते हैं, ग्राम, शेफ, भूसी वगैरह, या ऑयल केक यानी कि जो जैसे तुम्हें सरसों के बीजों से सरसों का तेल निकाला तो बाद में जो उसका जो रेसिड्यू बच गया ना उसको ऑयल केक्स कहते हैं। तो ऐसे वाले वो खिलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब फैटी हो जाए और उस अच्छा मीट प्रोड्यूस हो। लेकिन अगर इन भेड़ों से आपको वुल के लिए आपने अगर ये शीप पाले हैं तो फिर उनको अधिकतर ज़्यादा अच्छी घास, हर्ब्स और फार्म वेस्ट दिया जाता है ताकि उनके बढ़िया अच्छे हेयर ग्रोथ हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनका वुल निकाला जा सके, ठीक है। तो अगर मीट के लिए है उनको पाल रहे हो तो ग्रेन्स, ग्राम, शेफ और ऑयल केक्स खिलाए जाते हैं। और अगर वुल के लिए इन भेड़ों को पाला है तो उसको ग्रास, हर्ब्स और फार्म वेस्ट खिलाए जाते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट ब्रीड है शीप की वो है डेक्कन और नली, राइट।
Now next is drought animals. Drought animals क्या होते हैं? Drought animals are the domesticated animals that are specifically trained and used for pulling heavy loads or performing work tasks in agriculture, transportation and other industries. Drought animals वो animals होते हैं जिनको हम पालते हैं भारी भरकम काम करवाने के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से बैलों का इस्तेमाल किया जा रहा है खेत को जोतने के लिए, तो भारी भरकम काम करने के लिए जिन जानवरों को हम पालते हैं वो ड्रॉट एनिमल्स कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने में करते हैं और भी इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। कॉमनली जो ड्रॉट एनिमल्स होते हैं वो घोड़े होते हैं, हॉर्सेस, डोंकीज, म्यूल्स यानी खच्चर, ऑक्सन यानी कि बैल, एलिफेंट्स और बफलोज, ये सारे ड्रॉट एनिमल्स में आते हैं और इनसे हम अपना लोड वगैरह यहाँ से वहाँ कैरी कराते हैं। इन एग्रीकल्चर ड्रॉट एनिमल्स आर एम्प्लॉयड फॉर प्लोइंग फील्ड्स, पुलिंग कार्ट्स, होलिंग प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर मटीरियल। तो ड्रॉट एनिमल्स का इस्तेमाल होता है खेतों को जोतवाने के लिए, इसको प्लोइंग फील्ड्स कहते हैं, पुलिंग कार्ट्स गाड़ियों को खींचने के लिए जैसे हॉर्स कार्ट या बुलक कार्ट खींचने के लिए, हॉलिंग प्रोड्यूस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जैसे वीट की फसल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो हम इनके ऊपर लाद के यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और भी एग्रीकल्चर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए इन ड्रॉट एनिमल्स का इस्तेमाल होता है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ शेल्टर, अब जहाँ पर ये आपके कैटल रहते हैं उन जगहों को शेल्टर कहते हैं। उन शेल्टर को किस तरह से मैनेज किया जाता है? Rearing of cattle includes proper shelter, food protection and breeding of the cattle. जो कैटल को जब आप पालते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके रहने की जगह जो है वो सही हो, राइट, प्रॉपर शेल्टर मिले, दूसरा अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिले और उनको प्रोटेक्शन मिले मतलब बाकी दूसरे जानवरों से और डिजीज़ से, और इनमें इससे ब्रीडिंग कराई जाए ताकि इनके आगे जो बछड़े हैं वो अच्छी ब्रीड के पैदा हों, है ना। तो शेल्टर फॉर कैटल की यानी कि रहने की जो जगह होती है वो वेल मेंटेन्ड रहती है, इस तरीके से रहती है एकदम क्लीन रहे और वेंटिलेटेड रहे, मतलब अच्छी साफ़ सुथरी जगह इनके जो शेड्स होते हैं बड़े अच्छे साफ़ सुथरे रखे जाते हैं और अच्छा हवादार बनाते हैं ताकि इनको अच्छे से वेंटिलेशन मिले। दिस शुड बी अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूरिन एंड डंग, इस तरीके से सिस्टम बनाया जाता है ताकि जो जितना भी ये कैटल की जो यूरिन होती है और जो गोबर होता है उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ किया जाए ताकि वहाँ पे गंदगी ना रहे जहाँ पे ये लोग रहते हैं। नहीं तो अगर वहीं पर इनका यूरिन और डंग पड़ी रहेगी तो क्या होगा कि इन लोगों को बीमारियाँ हो जाएंगी। तो जो शेल्टर्स को मैनेज करते हैं ना वो इसका ध्यान रखते हैं कि जो शेल्टर्स हैं वो एकदम साफ़ सुथरे रहें और जो समय समय पर यहाँ की सफाई होती रहती है और जो गोबर और यूरिन वगैरह है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। द स्पेस शुड बी लार्ज इनफ टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, और बड़े एरिया में शेल्टर्स बनाते हैं ताकि ओवर क्राउडिंग ना रह सके, आराम से इन एनिमल्स को इधर से उधर घूमने का मूव करने की जगह मिल सके। वी शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड और हीट फॉर देयर बेटर हेल्थ, और उनकी हेल्थ का ध्यान में रखते हुए बहुत गर्मियों से कैसे उनको बचाना है और बहुत सर्दियों में कैसे इनको बचा के रखना है इसका ध्यान रखा जाता है। तो शेल्टर तो आपने देख लिया, प्रॉपर वेल मेंटेन वेल वेंटिलेटेड शेल्टर्स होते हैं। अब इनको खिलाया क्या जाता है? इनको खिलाया जाता है एक तो रफेज जिसमें फाइबर बहुत होता है और कॉन्सेंट्रेट्स, ठीक है। एनिमल्स गेट्स रफेज फ्रॉम सब्सटेंसेज रिच इन फाइबर, तो जो भी वो ऐसे खाने की चीज़ें जिसमें फाइबर ज़्यादा है जैसे घास वास तो वो रफेज कहलाएगी। तो फॉडर है जैसे चारा, हे एंड स्ट्रॉ ऑफ सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ रफेज, तो रफेज के लिए फाइबर के लिए हम उसको फॉडर यानी कि चारा, हे और स्ट्रॉ खिलाते हैं। रफेज में कार्बोहाइड्रेट भी सफिशिएंट मात्रा में इनको मिल जाता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कॉन्सेंट्रेट हम वो चीज़ होती है, वो फूड होता है जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा पाए जाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स। तो रफेज से तो अकेला कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए, फैट, मिनरल, विटामिन्स भी तो चाहिए, तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेट खिलाया जाता है। कॉन्सेंट्रेट में क्या आता है? जैसे अनाज आपने खिलाया, ग्रेन्स खिलाया या ऑयल केक्स आपने खिलाए, जैसे मैंने बताया वो सीड्स खिलाए जिनका तेल निकाल लिया गया है और बचे हुए रेसिड्यू उनको खिला देते हैं। या मोलासेस निकाला, मोलासेस मतलब जैसे आपने शुगर केन का जूस निकाला और फिर बाकी जो चारा बच गया उसको मोलासेस कहते हैं, या शुगर केन के जूस वगैरह भी वो भी पिलाते हैं, ठीक है। एवरेज फीड ऑफ काउ इंक्लूड्स करीब 15 से 20 किलो एक गाय रफेज खा लेती है और 4 से 5 किलो कॉन्सेंट्रेट खा लेती है और करीब 30 से 35 लीटर इनको पानी पिलाया जाता है क्योंकि भाई बड़ा जानवर होता है तो उसकी डाइट अच्छी होती है। तो 15 से 20 किलो रफेज, 4 से 5 किलो का कॉन्सेंट्रेट और 30 से 35 लीटर पानी में ये सब मिला के गाय को दिया जाता है, गाय भैंसों को दिया जाता है और ये फीड करते हैं ताकि प्रॉपर अमाउंट में इनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है।
कैटल डिजीज़। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि इनको कोई बीमारी ना हो, इन कोई भी बैक्टीरिया या वायरल डिजीज़ से बचाने के लिए भी इनको ध्यान रखा जाता है। तो पहली चीज़ तो यही है कि इनके जो शेल्टर्स होते हैं वो साफ़ सुथरे होते हैं। शीप में सफ़र फ्रॉम सोर माउथ, शीप में एक बीमारी होती है जिसमें उसका मुंह में छाले हो जाते हैं, टंग उसकी ब्लू हो जाती है, फूट जो उसके होते हैं ना, फुट जो होते हैं वो स्कैल यानी कि वो जल जाते हैं। गोट्स में क्या बीमारी होती है, गोट्स में दाने आते हैं, इसे गोट पॉक्स कहते हैं। एक दूसरी बीमारी होती है इसको रिंडर पेस्ट कहते हैं, या फुट उनके ख़राब हो जाते हैं, या ब्रूसिलोसिस उनको हो जाता है। तो ये डिजीज़ के नाम रखना। कॉमन डिजीज एंड सिम्टम्स आर समराइज। जो कॉमन जो डिजीज़ है वो यहाँ पे दी गई हैं। कैटल कैन ऑल्सो भी इन्फेक्टेड बाय मैनी पैरासाइट्स। कभी कभी इनमें कीड़े लग जाते हैं, पैरासाइट्स लग जाते हैं, जैसे टेप वॉर्म्स का इन्फेक्शन होता है, टिक्स लग जाते हैं, फ्लाइज वगैरह लग जाते हैं, तो इनको भी हट जाएं इसलिए इनको वैक्सीन वगैरह दी जाती है। पिग्स गेट इन्फेक्टेड विद टेप वॉर्म्स विच कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस व्हेन दे ईट इन्फेक्टेड पोक्स। आपको पता है जो पिग होता है वो जो नाले वाले की चीज़ें में घुसा रहता है ना, गंदगी खाता है, तो क्या होता है इसको बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि इसको टेप वॉर्म का इन्फेक्शन इसको हो जाता है। अब यही पिग का मीट अगर किसी इंसान ने खा लिया तो फिर इन्फेक्शन इंसानों को हो जाता है। तो जो स्वाइन फ्लू जो चलता है ना वो ऐसे ही चलता है। इन्फेक्शन एक्चुअली हुआ था पिग को, लेकिन उस पिग को आपने एज अ मीट कंज्यूम कर लिया, इसलिए स्वाइन फ्लू इंसान को भी हो जाता है। They can also spread swine fever. Most of the cattle diseases can be prevented by ensuring proper sanitation and vaccination. तो अधिकतर कैटल को आप डिजीजेस से बचा सकते हो उनके एरिया को सैनिटाइज करके और उनको समय समय पर वैक्सीनेट करके, वैक्सीनेशन उनका करके, ठीक है। तो जो कॉमन बीमारियां हैं और उनके क्या ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और क्या सिम्टम्स है वो उसका चार्ट दिया गया है। सबसे पहले एंथ्राक्स, ये बैक्टीरिया से होता है। इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है और ठंड लगती है। नौशिया मतलब उल्टी जैसा फील होता है, उल्टियाँ भी होती हैं और पेट में दर्द होता है और स्वेलिंग हो जाती है हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से में, स्पेशली नेक में स्वेलिंग आती है एंथ्राक्स बीमारी में। जो दूसरे हमारे में नहीं एक्चुअली, जो इन जानवरों में जो बॉटलिज्म जो बीमारी होती है वो भी बैक्टीरिया से होती है। इसमें जो कैटल होता है उसकी मसल्स में ट्रेमर्स और वीकनेस आते हैं, पैरों में कमजोरी रहती है और अधिकतर जो कैटल होता है बैठा रहता है, पैरालिसिस होने के भी चांसेस रहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो बीमारी होती है कैटल में वो काउ पॉक्स होती है जो कि वायरस से फैलती है। इसमें फीवर आता है और छोटे छोटे दाने काउ के या कैटल की पूरी बॉडी में आ जाते हैं। जैसे हम लोग को स्मॉल पॉक्स होता है ना, ऐसे इनको भी काउ पॉक्स होता है। रिंडर पेस्ट जो बीमारी है ये भी वायरस से फैलती है और इसमें बहुत तेज़ फीवर आता है कैटल को, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, भूख नहीं लगती है और या तो डायरिया होता है जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन ये 4 डिजीज़ जो है, जो कॉमन डिजीज़ हैं जो कैटल में होती है और उसके ये सारे पॉजिटिव एजेंट्स हैं और ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने का है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पोल्ट्री फार्मिंग को डिस्कस करेंगे, फिश फार्मिंग, सेरिकल्चर और एपीकल्चर करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप वीडियो देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।